नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मैं अभी एक ऐसी जगह पर हूँ जो दिख तो रही है आर्ट गैलरी की तरह, पर दरअसल ये है अपार्टमेंट उनका जो कला के द्वारा अपने आप को विविध रूपों में व्यक्त करते रहे हैं कई बरसों से। न्यूयॉर्क में जाना-माना चेहरा है मनोज व्यास जी का और मनोज व्यास जी की जो यात्रा रंगों की और तूलिका की कब शुरू हुई, कैसे हुई, ये जानने के लिए और ख़ास करके उनसे बात करने के लिए उनकी उस पेंटिंग के बारे में जो उन्होंने कई बरस पहले बनाई, लेकिन जब बाजीराव मस्तानी फ़िल्म आई तो उसकी तरफ उनका भी ध्यान गया और उन लोगों का भी ध्यान गया जिन्हें लगा कि इस कलाकार ने कई बरस पहले सजीव व्यक्त कर दिया था उस दृश्य को जहां बाजीराव उस नृत्य का आनंद ले रहे थे, जहां मस्तानी उन्हें पूरे उल्लास के साथ अपने नृत्य को प्रस्तुत करती हुई दिखाई दे रही थी। मनोज व्यास हमारे साथ रंगों की बात को लिए हुए। मनोज जी, स्वागत है आपका। तो पहले मनोज जी आप बताएं कि आपने कहीं विधिवत सीखा है या स्वतः प्रेरणा से जी, सीखा? मैं बचपन से ही आर्ट का लवर था। जैसे मेरे बायोग्राफी में मैंने लिखा है कि जब छोटा था तब लोगों की दीवार के ऊपर कोयले से मैं ड्राइंग करता था और मार खाता था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे वहाँ रंगोली करता था। कौन से शहर की बात करें? बारडोली जहाँ मैं जब बड़ा हुआ, जहाँ मैंने एसएससी की। तो वहाँ मैं रंगोली करता था। इवन फूलों के हार भी अलग-अलग टाइप के करता था, कंपटीशन में फर्स्ट आता था। और वहाँ मैंने स्कूल में भी मैं जब पेंटिंग करता था, तो वहाँ राज्य कक्षा, जिला कक्षा, अमीराबाद तक मेरी पेंटिंग जाती थी। फिर उसके बाद बॉम्बे आने के बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में 8 साल का तो ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आने के पहले आपके घर में आपके अलावा और भी कोई कलाकार रहे हैं और घर वाले जब देखते थे कि ये मनोज अपना इतना समय पेंटिंग बनाने में लगाता है तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती थी? जी, बहुत मेरे को मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मदर, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर। जब मैं इंडिया में बड़ी रंगोली निकालता था, इज़ मोर देन 12 बाय 12 फीट, तो कोई रिपीट करने की डिज़ाइन हो तो जो मैं बनाता हूँ तो वो लोग मुझे भी थोड़ा हेल्प करते थे। इवन कलर मिक्सिंग करके देते थे और कहते थे कि ये नहीं ये कलर यूज़ कर, ये नहीं वो कलर यूज़ कर। और जब मैं बनाता था रात को 12-12, 1-1 बजे तक दिवाली टाइम मेरे घर में लोगों की लाइन रहती थी। क्या बात है। तो अब बात करते हैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। जब आपने दाखिला जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में लिया तो आपको क्या लगा जिस तरह से वो वहाँ पे वो आपको कला के बारे में बता रहे थे और जो आपने अंतः प्रेरणा से अब तक जैसे अभ्यास किया था, उन दोनों में कोई मेल था या पढ़ा? बहुत सारा था सर जी। क्योंकि जो मैं क्या करता था, जो रेगुलरली जिसको देखता था, क्या जो कलर मुझे अच्छे लगते थे, मैं आते-जाते लोगों को भी देखता था कौन से स्टाइल में जा रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से हँस रहे हैं, वो मैं मेरी पेंटिंग में और रंगोली में सब में डालता था। मगर जब जेजे में गया, जेजे इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। वो तुमको बारी-बारी से हर एक मीडिया में सिखाते हैं। पेंसिल्स के स्केचेस दिन के 200 से 300 सबमिट करने पड़ते थे। तो उसमें मैंने छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स, इवन फ्रूट हो या थाली हो या भगोना हो, उसको भी स्केच करके मैं ड्रॉ करता था। फिर उसके बाद मैंने जी, जी, मैं एक्चुअली आपके पीछे से जो पेंसिल स्केच है वो आपके हाथ में लेते हुए हमारे दर्शक देखें ये आपने क्या बनाया था? जी सर जी, दिस इज़ एक्चुअली चारकोल पेंटिंग है। चारकोल का है जो पोर्ट्रेट में करता था इंडिया में। और यहाँ भी मैंने किया, ये अभी ये अमेरिका का है और मेरे इंडिया के भी बहुत सारे मेरे है। कि तो जब आप पेंसिल स्केच बनाते हैं और जो कलर बना रहे तो एज एन आर्टिस्ट आपका एक्सपीरियंस क्या डिफरेंट रहता है, किस में ज़्यादा संतोष मिलता है? संतोष तो पेंटिंग बनाने के बाद ही मिलता है, मगर स्केचेस तो क्या है, पेंट कलर पेंटिंग हम हर जगह नहीं कर सकते। तो क्या करते हम लोग कि स्केचेस कहीं भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, क्या और पब्लिक कोई
जैसे मेरा होता दिवाली मेला हो ये वो, तो वहाँ बैठे-बैठे हम स्केचेस बना के उसका आइडिया लेते हैं। अभी ये मेरा बाजीराव मस्तानी पेंटिंग है, जो उसके स्केचेस मैं स्कूल में था तभी मैं करता था। और वो मस्तानी के लिए इतना कहा जाता था कि वो पान खाती थी तो उसके गले में से लाल पानी जा रहा है, वो दिखता था। अच्छा। उतनी खूबसूरत थी। तो जो मैंने मैंने पेंटिंग में भी बताई है थोड़ी सी। और मेरे को जेजे स्कूल से बहुत बहुत अच्छा, तो बाजीराव मस्तानी पेंटिंग को लेते हुए जो रंग संयोजन होता है एक कलाकार के मन में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है उसको आप, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है जहाँ से देखकर आप फॉलो कर रहे होते हैं, या जो मूड है पेंटिंग का, जिस तरह की बात आप उससे कन्वे करना चाहते हैं, तो यू पिक योर कलर्स डिफरेंटली एट डिफरेंट नहीं टाइम्स? नहीं हर बार मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ। अभी यंत्रा का पिक्चर बनाओ तो इसमें यंत्रा में हल्दी कुमकुम रेड येलो, फिर मूंग का ग्रीन, जो जो कलर है वो को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये जब मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तब उस टाइम पे भी उस आदमी को जब देखा होता है उस टाइम पे क्या कलर्स है। आई लव टू डू द पोर्ट्रेट। मैं बचपन में बहुत पोर्ट्रेट बनाए हैं, और एकदम गोरे आदमी का भी बनाया और एकदम काले से काले आदमी का भी बनाया है। अच्छा, जो पोर्ट्रेट बनाना है उसके लिए क्या खास तरह की आंख चाहिए, या किस तरह का कंट्रोल आपके पेंसिल के साथ होना चाहिए, क्योंकि कम रेखाओं के द्वारा उसका एक्सप्रेशन भी आना है, वो कैसा दिखता है वो भी बताया जाना है। जी, हर एक आदमी का चेहरा तुम देखो, किसी का गोल होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का थोड़ा-सा चौड़ा होता है, किसी की आँखें डिफरेंट होती है, मूंछें होती है, नाक होता है, होंठ होते हैं, होंठ की स्माइल डिफरेंट डिफरेंट होती है। उससे वो आदमी क्या है वो भी पता चलता है। सो व्हेन आई जब पोर्ट्रेट और ये सब करता हूँ, तब मैं ज़्यादा वो ख्याल रखता हूँ कि जो आदमी में मेन कैरेक्टर है, वो मेरे पेंटिंग में दिखे। एक उड़ान होती है जो रचनात्मक लय है, उसको लेके जब आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो एक तन्मयता सी सद जाती है, पर वो तन्मयता जो आपकी कलाकृति के साथ आपके अनुभव में आती है, वो उस पेंटिंग की विषय वस्तु के साथ भी संबंध रखती है क्या? जैसे जब आप तंत्र पर आधारित पेंटिंग्स बनाते हैं तो शायद उस तरह का चिंतन होता होगा जो आपको अलग अनुभूति देता हो। या नॉर्मली जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ ना तो मेरे घर में मैं म्यूजिक चालू करता हूँ। ज़्यादातर क्लासिकल होता है, कभी एब्स्ट्रैक्ट या ये भी लगाता हूँ। और उस हिसाब से जब मैं करता हूँ पेंटिंग तो मेरे पेंटिंग के अंदर स्ट्रोक भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। जो कलर्स जो मैं रखता हूँ वो भी मेरे ख्याल में भी अलग अलग आ जाते हैं। तो कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है जो इंस्पायर करता है आपको पेंटिंग करते समय? ऐसे तो ज़्यादा रिलीजियस है, जो सूफी सॉन्ग्स होते हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये रिलीजियस की बात को लेते हुए मुझे याद आया, जो आपने बहुत सुंदर एक श्रीनाथ जी का स्वरूप बनाया, तो इस तरह की और भी आपकी सीरीज रही है क्या जिसमें आपने जो हमारे भगवान के स्वरूप हैं वो बनाए हों? और विशेष करके ये जो आपने बनाया था श्रीनाथ जी का, इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें आपने पेंटिंग के अलावा बहुत कुछ ऊपर जो उनके श्रृंगार के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो भी उसमें चिपका कर आपने लगाई हैं। चिपका के बन हाँ जी सर जी। मैंने चिपका के भी बनाई है, कोई जगह पे कलर से भी मैंने ये किया हुआ है। और श्रीनाथ जी का ज़्यादा मैंने इंडिया में जब बॉम्बे में था, जब जेजे में, तब वहाँ जन्माष्टमी के दिन वो अनाज की रंगोली बनवाते थे। तो उस टाइम में मैं मटर है, सब अलग-अलग धान को है उसको थोड़ा कलर करता था। और मैं उस टाइम पे 30 साल पहले मैं रंगोली बनाता था। क्या बात है। दैट इज़ ऑल्सो इज़ 3 बाय 5 फीट, इतनी बड़ी-बड़ी। और जो कलर मेरे आते थे इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑल पीपल। मनोज जी, हम थोड़ा सा विषय बदलते हैं, ऐसे कि जब एक कलाकार किसी परिवेश में रहता है तो आसपास क्या हो रहा है उससे भी प्रभावित होता है, उसकी जो शैली है उस पर क्या स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जब भारत से अमेरिका आ गए तो न्यूयॉर्क ने आपकी कलाकृति पर क्या कोई प्रभाव डाला?
जी, मैं इंडिया से अमेरिका तक आया हूँ और बीच में मैं रोम गया था और मुझे दाली के पेंटिंग बहुत अच्छे लगते थे। उसके ऊपर मैंने थीसिस भी लिखी थी जब मैं कॉलेज में था। फिर लंदन गया, हर जगह पे गया हूँ। जब मैंने सारे पेंटिंग देखे, स्कल्पचर देखे माइकल एंजेलो के और इसके, तो उसके बाद मेरे कलर में भी डिफरेंस आने लगा और मेरी स्टाइल भी धीरे-धीरे चेंज होती गई। अभी आज की पेंटिंग में आपने देखा होगा थोड़े एब्स्ट्रैक्ट भी है, कलरफुल भी है। मेरी पहले की पेंटिंग जो है बिफोर 2000 ज़्यादा रियलिस्टिक थे। 2000 के बाद 2000 से 2015 तक मैंने मेरी शैली सारी चेंज करते रहा हूँ। आपके कोई विशेष उन्हें अगर रोल मॉडल कहें या ऐसा कहें जिनकी पेंटिंग से आप बहुत प्रभावित हुए, एक आधा नाम तो आपने लिया, पर भारतीय मूल के कौन से पेंटर्स हैं जो आपको विशेष प्रभावित करते रहे? बचपन से मेरे को रियलिस्टिक पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखने के लिए मैं हैदराबाद गया था। मैं सलाजम म्यूजियम जो था, जब खुलता है उस टाइम पे जाके बैठता था। जब वो बंद करते थे तब मैं बाहर निकलता था। The pioneer of modern Indian art, Raja Ravi Verma, was born in Kerala. His paintings are renowned all over the world. Please name the place where Raja Ravi Verma was born. The correct answer is Kilimanur Palace. क्या बात! तो क्या एक आम आदमी निकलता है, वो ढंग से देखता भी नहीं है, वो चढ़ती हुई निगाहों से देख के आगे चला जाता है। एक आपके जैसा कलाकार मन जब बैठता है म्यूजियम में पेंटिंग्स देखने के लिए, तो क्या संवाद आपका राजा वर्मा जी की पेंटिंग्स के साथ होता रहा? क्या खास बात आप उसमें पढ़ पाए? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में रियलिस्टिक थिंग इतनी अच्छी होती थी। जैसे तुम माइकल एंजेलो या देगास के किसी की भी पेंटिंग देखो, वो लोग ने रियलिस्टिक करने में जब हाथ दिखाए तो हाथ की नसें नस दिखाई देते थे। वैसी टाइप की वो लोगों ने उस टाइम पे की थी। और राजा रवि वर्मा को भी मोर देन 200 ईयर्स हो गए देखा जाए तो भी उस टाइम पे वो लोग इतना अच्छा करते थे, मगर अभी के पेंटिंग में वो अभी नहीं है। अब जैसे आपने भी कहा कि पहले से आप एब्सर्ड की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं पेंटिंग्स में अपनी, यानी एब्स्ट्रैक्ट एब्सर्ड ने जी। तो अभी क्या कुछ ऐसी बात है कि रियलिस्टिक की बजाय एब्स्ट्रैक्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं? जी, ये मैंने देखा। यहाँ आने के बाद मैं सदबी में भी गया हूँ। यहाँ के न्यूयॉर्क की आर्ट गैलरी में, न्यूयॉर्क में मोर देन 2000 आर्ट गैलरीज है। मैं जब भी जाता हूँ लोग तो 2 लाइन खींचते, एक राउंड लगा देते, 10,000 में बेच दो। द सन सन रिवर ऐसा कुछ लिख देते, दैट्स इट। मुझे वो कभी-कभी नहीं भी अच्छा लगता है, मगर क्या करें, हर एक आर्टिस्ट की अलग-अलग स्टाइल है, उस हिसाब से वो करते हैं। अच्छा, आपकी एक पेंटिंग है जिसके बारे में एक विदेशी जो देख रही थी, यानी उनका कहना था कि आपने बहुत कलरफुल महिला को बना दिया है। उसको लेकर वो अप्रिशिएट भी कर रही थी और एक अपना आलोचनात्मक टिप्पणी भी कर रही थी। उसने उसने हाँ या जी जी, जब मैंने अशोक जैन गैलरी जो 57 स्ट्रीट न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी बिल्डिंग में, वहाँ मेरा वन मैन शो था, तो मैंने थोड़ी न्यूज़ की पेंटिंग थी वो लगाई थी। तो एक लेडीज़ की फिगर में मैंने सारे कलर डाले थे। इतने कलर थे कि ओरिजिनल कलर में से भी दो दो चार चार पाँच पाँच कलर बना बना के मैंने डाले थे। तब उसने जब देखा तो मुझे बोलती, व्हाई यू चूज ऑल डिफरेंट कलर्स इन वुमन, व्हाई नॉट पुट द स्किन कलर और ब्लैक कलर और दिस कलर। मैंने बोला, नो बडी कैन अंडरस्टैंड वुमन का कलर क्या है, कौन कौन से मूड में है और क्या सोच रहा है, वो कोई सोच नहीं सकता।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ कलर्स को और आपने कंबाइन किया था, तो इसकी क्या ज़रूरत होती है? जैसे जो सामान्य कलर दिखते हैं आँखों को, लाल, पीला, हरा, नीला इत्यादि, उसके अलावा भी एज़ एन आर्टिस्ट आप उनको कंबाइन करके कुछ नया कलर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि नया कलर बनाने से क्या होता है, हर एक कलर का एक एक वैल्यू होता है। जैसा येलो फेथ ये सब बनाया जाता है, ग्रीन शांति है, पीस है, उसके लिए करता है। मगर येलो और ग्रीन मिला के पैरोट ग्रीन होता है। अरे ये पैरोट ग्रीन होता है। वो पैरोट ग्रीन का कलर जो है तुमको डिफरेंट फीलिंग लाता है, जो मेरे हर एक पेंटिंग में देखोगे। जिस तरह से बाजीराव मस्तानी में देखोगे, तो मैंने जो राजा बैठा है, ही फॉल इन लव विद द मुस्लिम गर्ल, तो उसके उसको मैंने उसका प्यार ग्रीन कलर से है। किस तरह से, वो मैंने उसके हाथ में जो जो शाल रखी थी, और जो उसका बैठने का सिंहासन था, उसके पीछे भी जो कर्टन थे, वो भी मैंने उसी टाइप के उस कलर में किए। मगर वो कलर जो है ओरिजिनल ग्रीन के अंदर मैंने दूसरे कलर थोड़े मिक्स करके वो टोन लगाया। क्योंकि जो ग्रीन कलर की वैल्यू पूरी दुनिया समझती है, इससे ये डिफरेंट है, और प्यार का रंग कोई समझ नहीं सका है आज तक। तो मनोज जी के अंदर एक जिज्ञासु है और एक खोजी मन है। एक तो नारी के रंग को वो कहते हैं कोई समझ नहीं सका है, और प्यार के रंग को कोई समझ नहीं सका है, तो वो अपनी कला के द्वारा, अपनी कलाकृतियों के द्वारा ये समझ बढ़ाने की कोशिश करते हुए एक समन्वय सा भी स्थापित हो समाज में, उसका भी जाने अनजाने प्रयत्न करते हैं। जो आपकी पेंटिंग्स देखने वालों का रिस्पॉन्स रहा है, उसमें से कोई ऐसी बात जो खास करके आपको याद रह गई हो भारत में या यहाँ पर? या भारत में भी बहुत सारे आते थे, और मेरी पेंटिंग मेरी छोटे बच्चों से लेके बड़े एज तक, मीन्स 10 ईयर से लेके 60 ईयर तक लोगों को पसंद आती थी। और आज भी जब मैं पेंटिंग करता हूँ, तो मैं सबको दिखाता हूँ, और उनको पूछता हूँ इसमें तुमको क्या अच्छा लगा। बोलते आई लाइक दिस अंकल, आई लाइक दैट अंकल। तो इस तरह से वो जब मुझे कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब आयु वर्ग के लोगों के साथ जुड़ने वाला कलाकार का मन मनोज जी के पास है, और वो रंगों के अलावा अन्य माध्यमों का उपयोग भी अपनी अभिव्यक्ति में करते हैं, जो आपने कुछ इनग्रेव करके भी बनाए हैं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने आगे पीछे से उसको बीट करके उसकी डिज़ाइन बनाई है, और उसमें मैंने अलग टाइप के कलर करके रियलिस्टिक भी बनाया है और एब्स्ट्रैक्ट भी बनाया है। आपको क्या लगता है कि अगर आप एक ही मीडियम में अधिक काम करें तो आपकी पहचान अधिक पक्की बनती है? जो भी आर्ट एप्रिशिएटर्स हैं या गैलरी में, या आप अलग अलग प्रयोग करें तो दैट एड्स टू योर इमेज एज एन आर्टिस्ट? पर्सनली अगर आप उस तरफ से, यानी दूसरों की तरफ से देखें, तो आपका क्या इवेल्यूएशन रहता है? एक्चुअली सही बताऊँ, मैंने पेंटिंग बनाता हूँ मैं मेरे अपनी खुशी के लिए, और मेरे जो दिल में है और मेरे को जो दुनिया को बताना है, वो मैं मेरे पेंटिंग के थ्रू दिखाता हूँ। कई लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे बी प्रभा है, हुसैन जी है, सबकी एक एक स्टाइल है, उसी स्टाइल में काम करते हैं। वो एक्चुअली हो जाता है कॉमर्शियल, पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, उस टाइप का होता है। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला है कि ये मेरा पेंटिंग इतने में लो, इतने में मत लो। कोई प्राइस ये करता है, आगे पीछे करता है, मैं बोलता तेरे को जो अच्छा लगे तू मुझे दे जा। मैं ब- ये नहीं, हाँ जी जी। नहीं नहीं, आप पूरी बात करें, इंटरप्ट करने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि एक आर्टिस्ट की जो पहचान है वो इसके साथ जुड़ गई है कि उसकी पेंटिंग कितने में बिकी। तो ये एक जो कमर्शियल दबाव है उससे बचे रहना कितना आसान, कितना मुश्किल? कॉमर्शियल दबाव तो एक्चुअली जब लिविंग कॉस्ट निकालने के लिए लोगों को होती है, तो लोगों के हिसाब से वो उस तरह से पेंटिंग बनाते हैं जो चाहते हैं उस टाइप के। और मैंने कभी इतना डीपली इस बारे में सोचा नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, आपने इस तरफ ज़्यादा सोचा नहीं, तो आप एक निर्मल मन से, सहज भाव से, जैसे
आनंद के लिए आप बना रहे हैं, यानी जैसे साहित्य में भी कहा था एक स्वांतः सुखाय है Yeah. या एक कोई उपादेयता को लेकर बनाए, तो आप अपने आनंद के लिए अधिक रचते हैं ऐसा? जी। जब आपने यहाँ देखी होगी सारी पेंटिंग, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कॉमर्शियल काम दिया था इसलिए ये बनाया है। अगर आप मुड़कर देखें तो कौन सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको लेकर आपको बहुत अधिक संतोष हुआ और आप याद करते हैं कि हाँ, वो मैंने जो बनाया था तो मुझे जितना आनंद आया वो कम आ पाता है? जैसे शायद बाजीराव मस्तानी एक ऐसी है। दैट इज द वन ऑफ द माय बेस्ट पेंटिंग, और मैंने दिल लगा के उसको काम किया है। उसकी हर एक चीज़ इतना सावधानी से मैंने किया है, मोर देन 5-6 ईयर के बाद मैंने उसको पूरा किया। और ये मैंने श्रीनाथ जी बनाए हैं, जिसमें जो स्टोन्स और ये सब लगाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत धीरज चाहिए। ये मेरे घर में डाइनिंग टेबल पे 6 महीने तक डाइनिंग टेबल पे था, और घर में मैंने ये घर वालों की ये भी खाई है, मगर ये चीज़ ही ऐसी थी, बनाने में बड़ी टाइम लगती थी। और मैं यूनिक टाइप की चीज़ें बनाता हूँ, जब कभी बनाता हूँ इसी टाइप। अब मैं दूसरा बाजीराव मस्तानी नहीं बनाऊंगा, या दूसरा श्रीनाथ जी इस टाइप का नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो तब डिफरेंट स्टाइल से। मनोज जी के पास खड़े होकर आपको ये एहसास होता है कि एक नूतनता के साथ एक नूतन लय के अनुसंधान की जो सतत ललक है वो जिन कलाकारों के कोमल मन में होती है, ऐसे कलाकारों में से मनोज व्यास हैं। और आपसे बातचीत करते हुए जब हम आनंदित हैं, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। न्यूयॉर्क में आप अन्य रूप में सक्रिय रहते हुए भी ये जो साधना एक कलाकार के रूप में उसको आप निरंतर करते रहें। आने वाली पीढ़ी की दृष्टि से जब आप देखते हैं तो औरों को आप सिखाने की तरफ भी कभी आपका इंटरेस्ट रहा है क्या? जी, जो भी मेरे पास आया है, मनोज मनोज भाई, मनोज जी, मुझे थोड़ा सा ये गाइड्स कर दो, वो मैं ज़रूर करता हूँ। और मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम के बाद कोचिंग क्लासेस जो मैं किसी को दे सकूँ, तो आई आई विल लव टू डू दैट। और जो अगर हमारे दर्शकों में से थोड़ा बहुत शौकिया पेंटिंग करते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे टिप्स के रूप में कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे अपनी कला के अभिव्यक्ति में? अभी कला की व्यक्ति तुम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वक्त किसी भी टाइम कर सकते हो। अगर घर में तुम्हारे खाना परोसते हैं, उसी में भी अगर तुम सही तरह से तुम्हारे थाली में रखा हो, तो खाने को दिल भी करेगा, और देख के आदमी को लगेगा कि मैं ये खाऊं। वो छोटी छोटी चीज़ें में भी, जैसे घर में डेकोरेशन करते हैं, घर में रंगोली करते हैं। अभी मैं यहाँ आने के बाद इंडिया में जो पाउडर का रंगोली करते थे, और वहाँ जगह भी बहुत होती थी, तो यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा स्टाइल रंगोली का चेंज कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, दूध के जो ढक्कन आते हैं छोटे, रेड ग्रीन ब्लू, वो सारे इकट्ठे करता हूँ। फिर उसको इस तरह से जॉइन करके उसके अंदर मार्बल की पीस रखता हूँ, और वो उसकी रंगोली बनाता हूँ। तो क्या होता है, कोई भी आके खराब भी नहीं कर सकेगा, और घर में जगह भी उतनी नहीं लेगी, और तुम वो वापस रीयूज भी कर सकोगे। तो मनोज जी के साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आपको कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना ज़रूरी है। और अलर्ट रहते हुए अगर आपकी जो सूक्ष्म देखने वाली सूक्ष्मता को पकड़ने वाली आँख है उसका आप प्रयोग करते रहेंगे तो छोटे छोटे कामों में जो आपके अंदर का सौंदर्य है उसको आप उजागर कर पाएंगे, उसको आप व्यक्त कर पाएंगे। जरूर जरूर, आपका जीवन भी और आपकी फैमिली का भी, और आसपास रहने वाले भी सोचेंगे कि भाई नहीं, इनके घर में जाओ तो ये अच्छा है। क्या बात है। तो चलते चलते आप ये बताएं कि एक कलाकार के रूप में जो कुछ आपने जगत को देखा जाना है तो क्या आप कहना चाहेंगे आने वाले समय में विश्व में शांति समन्वय की दृष्टि से कलाकार का भी क्या उसकी कोई भूमिका हो सकती है या है? जरूर, पहले के ज़माने से लेकर आज तक हर एक कलाकार ने ट्राई किया है, मैं भी वही करना चाहता हूँ। सब लोगों में, सब धर्म में प्यार रहना चाहिए, और सुख शांति रहना चाहिए। एक दूसरे को हो सके तुम हेल्प करो। हेल्प करने में भी तुम किस तरह से करते हो, इस तरह से। जब इंडिया में वैलेंटाइन डे पहले मनाए थे, नहीं जाता था, मगर यहाँ आने के बाद लोगों ने देखा, फ्लावर दो, कोई डायमंड की रिंग देता है, कोई अलग अलग टाइप चीज़ देता है, मगर वो भी चूज करके किस तरह की देते हो, उसके ऊपर तुम्हारा
आर्ट जो है, दिल के अंदर जो छुपा आर्ट है वो तुम दिखा सकते हो। क्या बात है। तो प्यार की बात मनोज व्यास जी के साथ आप तक पहुंचाने के लिए जैक्सनाइट्स में उनकी इस अनौपचारिक गैलरी में बातचीत का ये अवसर उन्होंने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक है। यू वेरी मच अशोक जी एंड ITV। तो मनोज जी को हमारी शुभकामनाएं, और उनकी इस रंग यात्रा को जानने में आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।